तो कल एक क्वेश्चन दिया था एंड में, है ना? यस सर। वो क्वेश्चन हो गया था क्या? सबसे किसी को किसी भी पार्ट में डाउट हो तो पूछ ले, किसी भी रिएक्शन में डाउट हो तो कॉपी देख लो एक बार। आंसर मैंने बता ही दिया था, है ना? किसी भी पार्ट में मैच ना कर रहा हो आंसर तो पूछ लो उससे, चैट में लिख दो। सर एक बार 6th वाला फिर से बता दीजिए। एक सेकंड बताता हूँ मैं। फिफ्थ रिएक्शन नो सर 6th। हाँ, अंकुर फिफ्थ रिएक्शन पूछ रहा है तो मैं फिफ्थ बता देता हूँ पहले। फिफ्थ एक बार क्या था, मेरे को रिएक्शन बता दो क्योंकि मेरे को याद नहीं है मैंने क्या लिखवाया था। तो या तो कोई बोल के बता दे मुझे फिफ्थ रिएक्शन क्या है, या टाइप कर दे मैसेज में। बोल के बता दो, मैं लिख लेता हूँ। एक सेकंड। यस सर। X2 प्लस OH माइनस, हाँ फिर आगे प्रोडक्ट बन रहा है हाँ, X माइनस प्लस XO3 माइनस। X माइनस प्लस XO3 माइनस, राइट, है ना? तो ठीक है, इसमें Sir, where डाउट, X is halogen. हाँ वो तो ठीक है। X यहाँ पर हेलोजन है ना? X केमिस्ट्री में जब जहाँ भी कैपिटल X यूज हो, ऑलवेज इट विल मीन हेलोजन, राइट? तो इसको हम याद भी रख सकते हैं, है ना? तो अब देखो ये जो हेलोजन है ये फ्लोरीन नहीं होगा, है ना? फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई एक होगा, ठीक है? क्योंकि फ्लोरीन का तो -1 होता है हमेशा, तो यहाँ पर अपन को इसको फ्लोरीन नहीं मानना है ना? ये आप चाहो तो क्वेश्चन में लिख भी सकते हो, X इज नॉट इक्वल टू फ्लोरीन, ठीक है? फ्लोरीन मान के नहीं Yes sir, करना है then इसको। it is clear. अच्छा, देन इट इज क्लियर, ओके। हाँ तो यही ये, डाउट था सर, वो अगर हाँ फ्लोरीन हो जाएगा तो नहीं बनेगा। हाँ, ये कायदे से वैसे अपन को लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, तो इसको लिख लेना, है ना? जिन लोगों का भी डाउट था ये। और सिक्स्थ रिएक्शन बताओ एक बार। सर Fe Fe plus CuSO4. Fe प्लस, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, है ना? तो इस रिएक्शन में देखो, आयरन क्योंकि एक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्योंकि सल्फेट का -2 होता है ना? तो सल्फेट में भी हम इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8, है ना? और टोटल -2 चार्ज होना चाहिए, तो सल्फर पे चार्ज आएगा +6, है ना? ये कैलकुलेशन ने कल भी किया था। तो यहाँ पर सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2। फिर अगेन आयरन की बात करें तो फिर से वही, सल्फेट पे 2 चार्ज, तो आयरन पे 2+ आ जाएगा, है ना? सल्फर का अगेन +6 सल्फेट में, और ऑक्सीजन का -2, ठीक है? कॉपर का यहाँ पर क्योंकि एक एलिमेंट है 0, है ना? तो बस अब इसमें देख लो किस किस का बढ़ रहा है, किस किस का कम हो रहा है। तो जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन का रिएक्टेंट साइड में है 0, और आयरन हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो इसका +2। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड हेंस द एजेंट विल बी कॉल्ड व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एटम, कॉपर। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर यहाँ पर +2 में है, और यहाँ पे जा रहा है 0, है ना? तो +2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, प्रोसेस रिडक्शन, है ना? तो ये कैसा एजेंट हो जाएगा? दिस विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? OA। तो बस अब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही है, तो ये क्या है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना? एक तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और डिस्प्रपोर्शनेशन ये नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप का हो गया, है ना? दिस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? नॉट नाइदर डिस्प्रपोर्शनेशन नॉर कम प्रपोर्शनेशन। तो जिसका भी ये डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? यस सर।
इसमें डाउट क्या था चंद्रमान, बताओ। सर वो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, वो SO4 का चार्ज 2- होता है, तो सर उसी पे कॉपर का मैं वो नहीं निकाल पा रहा था मैं चार्ज, मतलब वही। अच्छा, अभी क्लियर हो गया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, और बताओ। इसके अलावा किसी को किसी और रिएक्शन में डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी और को किसी और रिएक्शन में डाउट हो तो पूछ सकता है। तो आई गेस किसी को डाउट नहीं है अब, है ना? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना? तो देखो, सब लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई तो किए थे ना? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम रिएक्शन कौन से टाइप का है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, है ना? तो जिसने भी नहीं किया हो दोबारा कर लेना, मतलब कर लेना पहली बार, जिसने भी नहीं किया हो, और पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना? तो रेडॉक्स रिएक्शन अभी हमने समझ लिया क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक ये है कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, है ना? तो अब देखो, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है? तो क्या समझ लेते हैं कि बैलेंस करना जरूरी क्यों है ना? तो देखो, इसके लिए पहले मैं एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये मैं वही वाली रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ जो अपन ने जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना चालू किया था, तो जो एग्जांपल लिखा था वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, है ना? जो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हमने लिखा था, फिसोफोर प्लस कमिनोफोर प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 3 Fe2SO4 3 प्लस MnSO4, और ये दो प्रोडक्ट्स बाकी नीचे लिख रहा हूँ मैं, है ना? H2O प्लस K2SO4। ठीक है, तो ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना? इसको हम नॉर्मल रिएक्शन में लिख चुके हैं, वहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया था कि रेडॉक्स रिएक्शन है ना? तो अब दोबारा इसको ये वेरीफाई नहीं कर रहे हैं हम कि रेडॉक्स रिएक्शन है। जिसको डाउट हो वो पन्ने पर के देख सकता है। तो जब हमको ये बात समझ में आ गई कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है ना, और सारे सब्सटेंसेस, सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं सामने, तो नेक्स्ट सवाल उठता है कि इसको बैलेंस करेंगे क्या? बैलेंस करेंगे तो क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, है ना? अभी तो मैं डायरेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा कि हमने बैलेंस किया कैसे है, ये नंबर्स कैसे आए, है ना? सर एक डाउट है हाँ चंद्रमान बोलो। सर, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग अपन अलग से क्यों पढ़ते हैं? अलग से मतलब? अलग से क्यों पढ़ते हैं? मतलब सर ये, यस सर, हाँ हाँ, वही मतलब अलग टॉपिक क्यों है ये? मतलब इसको नॉर्मल वैसे क्यों नहीं कर सकते वैसा? यस सर, बैलेंसिंग जैसे अपन हाँ, ये नॉर्मल। क्वेश्चन, ये जब अपन टॉपिक खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद ये तुमको डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसको अलग क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कॉम्प्लिकेटेड है ना? नॉर्मल रिएक्शन की तो बैलेंसिंग सिंपल होती है, जैसे ये है H2+O2 H2O, है ना? इसकी तो सिंपल होती है, अपन एटम देख के बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना? यहाँ पर अपन को एटम भी बैलेंस करना पड़ता है और चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज अभी जब अभी समझ में आ जाएगी, मतलब इस लेक्चर के एंड में तुम्हें समझ में आ जाएगी, है ना? तो अभी देखो, यस सर। अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग की है ना, इसको ध्यान से देखना। वो ऑक्सीडेशन नंबर्स जो चेंज हो रहे हैं, मैं वो वाले ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ। जैसे आयरन का यहाँ पर +2 है और यहाँ पर हो गया +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स हम पहले भी लिख चुके हैं, है ना? दोबारा लिख रहे हैं। मैंगनीज का इसमें आ रहा था +7 और मैंगनीज का यहाँ पे आ रहा था कितना, +2। ठीक है, तो हमने ये बात कही थी कि आयरन का +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन,
और मैंगनीज का +7 से +2 कम हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो रही थी, रिडक्शन। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन थी। अब देखो यहाँ पर पहले तो अपन ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है कि नहीं, है ना। एटम वाइज मतलब नॉर्मल जैसा हम बैलेंसिंग करते हैं वैसे बैलेंस्ड है कि नहीं। तो देखो 10 आयरन, 5 2 10, 10 आयरन, आयरन बैलेंस्ड है। अगला एटम सल्फर, है ना। तो सल्फर नहीं, अपन पूरा सल्फेट एक साथ कर लेते हैं ना, क्योंकि सल्फर जहां भी है वो सल्फेट के फॉर्म में है, SO4 के फॉर्म में। ठीक है, तो अपन पूरा SO4 एक साथ बैलेंस कर लेते हैं। देखो तो 10 सल्फेट यहाँ पर, 10 +8, 18 सल्फेट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखो 5 3 15 और +2 17 +1 18, तो 18 सल्फेट, है ना। तो सल्फेट भी बैलेंस हो गया। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो बीच में रोक के पूछ लेना। अगला आइटम है पोटेशियम, तो दो पोटेशियम यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दो पोटेशियम, है ना। पोटेशियम बैलेंस हो गया। अगला है मैंगनीज एटम, मैंगनीज लेफ्ट साइड में दो, राइट साइड में दो, मैंगनीज बैलेंस हो गया। अगला एटम ऑक्सीजन, है ना, वो वाला ऑक्सीजन जो सल्फेट का पार्ट नहीं है ना, क्योंकि सल्फेट वाले ऑक्सीजन हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, तो उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम वो वाले ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करेंगे जो सल्फेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 4 2 8, 8 ऑक्सीजन, है ना। बाकी ऑक्सीजन सल्फेट के पार्ट हैं तो उनको नहीं कंसीडर करेंगे। 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो ये नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला 8 ऑक्सीजन, और ये वाला भी नहीं, है ना। तो राइट साइड में भी 8 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला आइटम है हाइड्रोजन, 8 दूनी 16, 16 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 16 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, है ना। सल्फेट को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस्ड है ना। एटम वाइज बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि जितने एटम एक टाइप के लेफ्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में आ रहे हैं, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में या राइट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन एटम वाइज तो बैलेंस्ड है। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये चेक करना होता है कि एटम जो है वो, सॉरी, जो रिएक्शन है वो चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। चार्ज वाइज बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि टोटल जितना चार्ज लेफ्ट साइड में होगा, है ना, उतना ही चार्ज टोटल राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस जो भी हम लिखते हैं वो बोथ तरीके से बैलेंस होना चाहिए, एटम वाइज और चार्ज वाइज, है ना। जैसे मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी होगी ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जब हमने डिफरेंस वाली टेबल बनाई थी, तो उसमें हमने ऑक्सीडेशन में एक ये रिएक्शन लिखी थी कि Fe+2 गिव्स Fe+3+ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये आपको ऑक्सीडेशन वाले कॉलम में मिल जाएगी, जहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस्ड है ना। आयरन का एक एटम लेफ्ट साइड में है रिएक्टेंट साइड में, और एक एटम प्रोडक्ट साइड में, तो ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है। ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस है। देखो लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज कितना आ रहा है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और प्रोडक्ट साइड में देखो नेट चार्ज कितना आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज +3, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है ना। तो +3, Fe+3 के कारण +3, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण -1, टोटल कितना हो गया +2, है ना। तो अगेन जितना चार्ज लेफ्ट साइड का या रिएक्टेंट साइड का है, उतना ही चार्ज राइट साइड का या प्रोडक्ट साइड का है। ठीक है, तो ऐसा एक रिएक्शन में, मतलब हर रिएक्शन में ऐसा होता ही है कि वो रिएक्शन है उसको हम कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन तभी बोलेंगे जब वो एटम वाइज भी बैलेंस्ड हो और चार्ज वाइज भी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि जैसे देखो Fe+2 जो है, जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, तो प्रोडक्ट्स ये बन जाएंगे।
है ना। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉन तो निकला ना, तो चार्ज तो कहीं बाहर गया नहीं, है ना। इसको ऐसे समझ लो डायग्रामेटिकली कि जैसे मान लो ये एक बंद सिस्टम है ना, और ये Fe+2 का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और मान लो ये वैलेंसी ऑर्बिट है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये एक Fe+2 का एटम हो गया, है ना। अपन ने मान लिया कि ये Fe+2 का एटम है ना, मतलब ये ऑलरेडी अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, तो अभी इसकी स्थिति ये है। ठीक है, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करता है तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये जो पहले Fe+2 था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe+3। मतलब ये वाला जो एटम है वो Fe+3 बन गया, प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो लेकिन देखो जो भी हुआ है वो इसके अंदर ही हुआ है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर तो गया नहीं, है ना। मतलब जो अपना ऑब्जर्वेशन बॉक्स है ना, जिसके अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ये जो ऑब्जर्वेशन बॉक्स है इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन गया नहीं, तो जब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो इसका मतलब जो नेट चार्ज है पूरे सिस्टम का वो कंजर्व होना चाहिए, है ना। सेम बात हम एटम के लिए भी तो सेम ही बात कहते हैं ना, एटम के लिए भी हम ऐसे ही कहते थे कि भाई जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो वो पूरे खत्म हो जाते हैं और उससे 2 वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाते हैं, है ना। तो पहले कितने एटम्स थे, 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, अभी भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। तो ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि आप क्लोज्ड कंटेनर में जब रिएक्शन करा रहे हो तो कोई भी एटम बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो कोई भी एटम जब बाहर नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसके सामने 2 और इसके सामने 2 लगा देते हैं, है ना। तो आई होप ये बात सबको याद है कि हम एटम वाइज बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, क्योंकि जब एटम वेसल के बाहर नहीं जा रहा तो मास भी बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस डायग्राम में क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल वेसल के बाहर नहीं जा रहा है, तो रिएक्शन के दौरान जो नेट चार्ज है वो भी कंजर्व्ड होना चाहिए, है ना। दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या ये सबको समझ में आ गया कि चार्ज एक रिएक्शन में क्यों कंजर्व होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो रिएक्टेंट साइड का टोटल चार्ज है वो प्रोडक्ट साइड के टोटल चार्ज के हमेशा ही बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सबको लॉजिकली समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सर उसमें रिएक्शन में ये शो करना पड़ेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन ये रिएक्शन में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। मतलब ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर तुम्हें अगेन इस सेशन के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है उतने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है। ठीक है, तो अभी अपन जब पूरी डिटेल में लिखेंगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा। बाकी इतना जितना मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो कि चार्ज कंजर्व क्यों होना चाहिए, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब हम आते हैं वापस इस रिएक्शन पे जिस पे हमारा फोकस था, है ना। तो देखो FeSO4 के, अब इसको ध्यान से देखना, मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, है ना। FeSO4 के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 10, है ना, 10 मॉलिक्यूल्स हैं। अब FeSO4 को मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, है ना। स्प्लिट करके लिखने का क्या मतलब है, FeSO4 जो है ध्यान से देखना वो ऐसे स्प्लिट हो जाता है Fe+2 में और SO4 2 माइनस में,
है ना। FeSO4 एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये इसका कैटायन हो जाएगा, ये इसका एनायन हो जाएगा, है ना। तो एक FeSO4 मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि एक Fe+2 आयन होगा और एक सल्फेट आयन होगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो अगर 10 FeSO4 हैं तो उसमें 10 आयरन आयंस होंगे और 10 सल्फेट आयंस होंगे। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। 10 आयरन आयंस होंगे और 10 सल्फेट आयन होंगे। और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, ध्यान से देखना, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगेन कैसे स्प्लिट होता है, ये स्प्लिट हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये अभी मैं लॉजिक समझा रहा हूं, है ना। मतलब ये तुमसे कहीं पे पूछा नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये केवल समझने वाला पार्ट है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बैलेंसिंग सीख लेंगे तो केवल टेक्निक, बैलेंसिंग की टेक्निक से भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा फील भी हो जाए कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। तो बस इसको ध्यान से समझते रहो स्टोरी के फॉर्म में, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है ना। जहां से नोट करने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ऐसे K+ और MnO4- आयन में स्प्लिट हो जाता है। तो अगर हमारी रिएक्शन में हमें 2 पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन में और 2 पोटेशियम आयंस और साथ में 2 परमैंगनेट आयंस MnO4- आयंस होंगे। ठीक है, इस 2 के कारण। अब आगे और आगे बढ़ते हैं हम। H2SO4, H2SO4 एक एसिड है ना, ये बात हम सबको भली भांति पता है। तो एसिड कैसे स्प्लिट होता है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना H+ छोड़ देता है और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 H+ रिलीज करेगा और एक सल्फेट आयन रिलीज करेगा। ठीक है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐसा हो रहा है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 H+ और एक सल्फेट रिलीज करता है, ध्यान से देखना। तो 8 सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 16 H+ और 8 सल्फेट आयंस रिलीज करेंगे। ठीक है, ये सब हो गई रिएक्टेंट्स की बात, है ना। रिएक्टेंट्स को हमने स्प्लिट करके लिख दिया है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। मैं 30 सेकंड का पॉज लेता हूं, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, जब तक मैं अपना ऑब्जर्वेशन बॉक्स पूरा बना देता हूं। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो ये स्थिति है जब रिएक्शन चालू होने वाली है ना। अब देखो, रिएक्शन खत्म हो गई, खत्म होने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन गए जो हमको राइट साइड में दिख रहे हैं। अब इन पे फोकस करते हैं, ध्यान देना। Fe2SO43, है ना, अगेन एक एक रिएक्टेंट को पकड़ते हैं। Fe2SO43, SO43, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, दो तो आयरन के आयंस मिल जाएंगे, है ना, और एक और 3 मिल जाएंगे, हमें 3 मिल जाएंगे क्या, सल्फेट। तो 3 सल्फेट, है ना। और हमको ये बात भी पता है कि आयरन का चार्ज कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, +3, या चार्ज हो जाएगा +3, राइट। फिर तो देखो, एक फेरिक सल्फेट दो फेरिक आयंस देता है ना। एक मॉलिक्यूल 2 फेरिक आयंस देता है, तो 5 मॉलिक्यूल कितने देंगे, 10 फेरिक आयंस, है ना। और सल्फेट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल 3 सल्फेट देता है, तो जब एक 3 देता है तो 5 कितने देंगे, 15 सल्फेट आयंस, है ना। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे सब्सटेंस पे आते हैं, मंसोफोर। इसको देखते हैं। देखो, मंसोफोर को अगर अगेन आप स्प्लिट करोगे तो ये Mn+2 और SO4 2- में स्प्लिट होगा, है ना। तो एक मॉलिक्यूल एक एक आयन दे रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि 2 मंसोफोर के मॉलिक्यूल्स
आपको दो Mn+2 आयंस देंगे और दो सल्फेट आयंस देंगे। ठीक है, अगला अगला मॉलिक्यूल पकड़ते हैं H2O, है ना। तो H2O जो है, H2O को हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि ये दो H+ में और एक ऑक्सीजन जिस पे 2- चार्ज होता है ऐसे ब्रेक होगा, है ना। एक ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है इस मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो ये इस तरह से ब्रेक होगा। तो देखो H2O को फिर से हमने स्प्लिट करके लिख दिया। एक H2O का मॉलिक्यूल 2H+ दे रहा है, तो 8 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे, 16H+ और एक H2O का मॉलिक्यूल एक O2- दे रहा है, तो 8 मॉलिक्यूल्स कितने देंगे, 8, 8 ऑक्सीजन। हाँ 8 O2-। ठीक है, फिर अगला है K2SO4। तो K2SO4 कैसे स्प्लिट होगा, K2SO4 कैसे स्प्लिट होगा, दो पोटेशियम, दो K+ आयंस और एक सल्फेट आयन में, है ना। तो एक मॉलिक्यूल दो पोटेशियम दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल दो पोटेशियम आयंस दे देगा 2K+ और एक सल्फेट आयन दे देगा, है ना, SO4 2-। ठीक है, तो ये जो गुलाबी रंग से लिखा गया है ये रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले की स्थिति थी, और ये जो हरे रंग से लिखा गया है ये रिएक्शन टर्मिनेट होने के बाद की सिचुएशन है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ये जो आयंस हमने अलग अलग करके लिख दिए, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ से अपन कहानी चालू कर रहे हैं। तो देखो भैया कहानी ये है कि अब हमको ये वेरीफाई करना है ना, एटम वाइज ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये तो हमने वेरीफाई कर लिया था। अब हम ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिएक्शन चार्ज वाइज कैसे बैलेंस है, उस पर ध्यान देना सभी लोग। तो देखो एक देखो Fe+2 जो है वो जब Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको ये बात भली भांति पता है ना, वी आर फेमिलियर विद दिस थिंग दैट Fe+2, just a second, Fe+2 when it converts in Fe+3, what it does is it releases an electron, है ना। Fe+2 Fe+3 में तभी कन्वर्ट होगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। एक सेकेंड, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि ये जो 10 Fe+2 हैं, है ना, इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना सभी लोग, है ना। एक Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो ये जो 10 Fe+2 है, इन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, है ना, और ये 10 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, ये चीज तो हमने वेरीफाई कर ली, है ना। अब हम आते हैं अगले एटम पे, पोटेशियम पे आओ। पोटेशियम देखो, दो पोटेशियम प्लस आयंस यहाँ पर है और दो पोटेशियम प्लस आयंस यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये तो एज इट इज कॉपी हो गया, है ना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में है, इसका मतलब इसने कुछ लूज किया ही नहीं होगा। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब लिख रहे हैं, है ना, जहां जहां पर हमको हिसाब गड़बड़ाएगा वो जितना भी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का उसको हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। और जहां पे नहीं हिसाब गड़बड़ाएगा वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको वैसे ही चलने देंगे। अगला आइटम पकड़ते हैं H+। अब ध्यान देना, H+, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी 16H+ है, यहाँ पर भी 16H+ है, तो इसका भी हिसाब सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले आइटम पे आओ, सल्फेट। 10 सल्फेट टोटल यहाँ पर है और 8 सल्फेट यहाँ पर है ना, ये दोनों मिला के हो गए 18 सल्फेट, है ना, जिन पे 2- चार्ज है। राइट साइड में देखो 15 सल्फेट और 2 17 और एक 18, है ना, तो राइट साइड में भी 18 सल्फेट हो गए, सब पे 2- चार्ज है।
है ना। तो इसका मतलब सल्फेट भी बैलेंस्ड है, इसका भी चार्ज लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम है, तो इसका भी हिसाब किताब सही है सबका। अगला आइटम कौन सा बचा? अगला आइटम बचा है मैंगनीज। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, है ना, सभी लोग ध्यान से देखें, एक सेकेंड, हाँ, तो सभी लोग ध्यान से देखें, मैंगनीज पे कितना चार्ज होता है? +7। जब मैंगनीज MnO4 का पार्ट होता है उस स्थिति में उस पर +7 चार्ज होता है ना। तो एक मैंगनीज पे +7 चार्ज है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इज फॉर 1 एटम, तो एक मैंगनीज पे +7 चार्ज है, ठीक है। और जब ये मैंगनीज यहाँ से यहाँ पे जाता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंगनीज जो +7 ऑक्सीडेशन नंबर में था वो मैंगनीज यहाँ पर +2 में चला गया, है ना। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा अलग लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना सभी लोग, थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। तो मैंगनीज जो MnO4 माइनस में +7 चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर लेके बैठा हुआ है, जब वो राइट साइड में जाता है तो वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये देखो यहाँ पर मैंगनीज +7, मैंगनीज यहाँ पे जब गया राइट साइड में तो +2 में चला गया। तो भैया सीधी सी बात ये है अब कि जब मैंगनीज का ये एटम +7 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में गया होगा, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इस मैंगनीज ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, है ना। ये रिएक्टेंट साइड में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, तभी तो ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन कर लेगा तो इसका जो 5 पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो बचा हुआ रह जाएगा। तो मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूं, इसमें किसी को डाउट हो तो देख लो कि मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों लिखे। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो चलो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो जो मैंगनीज +7 में है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहीं से भी, वो कहीं से भी गेन करेगा, वो अपन बाद में देखेंगे कि इसने गेन कहाँ से किया। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और +2 में चला जाएगा ये, है ना। अब वापस अपन अपने मैदान में आते हैं जहाँ पे हमने अपनी फील्डिंग जमाई थी। देखो, तो जब हमको ये बात पता चल गया, अब देखो यहाँ पर एक MnO4 माइनस में एक मैंगनीज है ना। ध्यान देना, ये जो मैंगनीज है ये कहाँ से लिखा गया था? MnO4 माइनस से, है ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है, MnO4 माइनस आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में, है ना। MnSO4 कैसे स्प्लिट होगा? Mn+2 और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब MnO4 माइनस एक्चुअली Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7, और यहाँ पर है +2। तो देखो, एक MnO4 माइनस में +7 ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज का, है ना। तो जब जब आप एक MnO4 माइनस ले रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंगनीज जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ध्यान देना यहाँ पर कि जब आप एक MnO4 माइनस आयन ले रहे हो तो उस वो MnO4 माइनस आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। MnO4 माइनस हमको इसलिए कंसीडर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे सिंगल नहीं है ना। मैंगनीज यहाँ पे सिंगल नहीं है, वो तो हमने समझने के लिए इसको अलग करके लिख दिया। एक्चुअली मैंगनीज इज द पार्ट ऑफ दिस एनायन MnO4 माइनस, ठीक है। तो जब हमको मैंगनीज पे स्टडी करना है तो हमको मजबूरन MnO4 माइनस पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक MnO4 माइनस में एक मैंगनीज है, तो जब हमको ये समझ में आ गया कि एक मैंगनीज 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और वो Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो देखो ध्यान से देखना, एक MnO4 माइनस जब 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब 2 MnO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। जब एक MnO4 माइनस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 MnO4 माइनस लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे,
है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, Fe+2 ने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। तो देखो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, एक MnO4- ने 5 इलेक्ट्रॉन लिया, वो एक Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, है ना। फिर जो दूसरा MnO4- है उसने बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन लिए और फिर वो दूसरे Mn2+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो मैंगनीज है उसका चार्ज बैलेंस हो गया ना, उसका भी हिसाब किताब अपन ने लिख लिया। डिफरेंस कितने का आ रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन का आ रहा था टोटल, तो 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस अपन ने लिख लिया है, तो अब चार्ज बैलेंस हो गया, है ना। ये बात सबको समझ में आई क्या, जो अभी हमने मैंगनीज से रिलेटेड बात की है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ये एकदम मैंने तुम्हें आयोनिक लेवल पे समझा दिया है कि चार्ज जो है वो फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई है कि MnO4- जो है वो जो दो MnO4- है वो मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो उससे क्या होगा, दोनों Mn+7 जो है वो 5-5 इलेक्ट्रॉन लेके दोनों Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था वो हमने कंसिडर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट एटम अपना बच रहा है वो बच रहा है ऑक्सीजन एटम, है ना, वो वाला ऑक्सीजन एटम जो सल्फर से बॉन्डेड नहीं है, मतलब जो सल्फेट का पार्ट नहीं है ना। तो वो वाला जो ऑक्सीजन एटम है उस पर फोकस करते हैं, वो केवल MnO4- में है। तो देखो MnO4- में हमको ये बात पता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2-, है ना। MnO4- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो भैया ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, है ना। तो यहां पर भी ऑक्सीजन जो है उस पर -2 चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज तो सेम है ना, दोनों दोनों जगह सेम टाइप के ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर भी वही वाला ऑक्सीजन एटम है जिसपे 2- चार्ज है, यहाँ पर भी वही वाला ऑक्सीजन एटम है जिसपे 2- चार्ज है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम नंबर की बात देख लेते हैं कि नंबर सेम है कि नहीं। तो देखो 8 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का नंबर सेम है, ऑक्सीजन पे चार्ज भी सेम है। इसका मतलब ऑक्सीजन के चार्ज में कोई हेर फेर नहीं है ना। ऑक्सीजन का जो हिसाब है वो क्लियर है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन के लिए। अब हमने सारे एटम्स जो हैं वो कंसीडर कर लिए हैं, है ना। तो सारे एटम्स कंसीडर करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन का हिसाब लिख लिया है ना। फाइनल हिसाब क्या आया इलेक्ट्रॉन का, वो आया है ये। फाइनली रिएक्शन का पोस्टमार्टम करने के बाद हमको ये समझ में आता है कि जो 10 Fe+2 हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और जो 2 परमैंगनेट आयन है वो 10 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ये जितनी भी स्टोरी हमने देखी, इस स्टोरी में आपको कोई भी दृश्य अगर समझ में ना आया हो, कोई भी सीन समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो मुझसे, मैं सर अगेन जैसे चार्ज हो सर हम्म जैसे चार्ज हो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव में जाता हो तो चार्ज पॉजिटिव से मतलब तुम कुछ इस तरह का कह रही हो क्या, जैसे जैसे तुम ऐसा कुछ कह रही हो क्या, Fe+2 से Fe-3 में जा रहा हो ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, तो उसमें क्या है, जैसे ये चीज कब पॉसिबल है कि देखो Fe+2 जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन Fe+2 गेन कर लेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से इसका ये चार्ज खत्म हो जाएगा और बचे हुए जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज चढ़ा देंगे, है ना। तो यस सर। इस तरह से बिल्कुल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी क्लियर हो गया ये। यस सर। तो वो तो बेसिकली अपन को चार्ज में डिफरेंस देखना होता है, जितना चार्ज में डिफरेंस है अब उतने इलेक्ट्रॉन हमको एक साइड ऐड करने होते हैं। ये चीज अभी हम सीखेंगे भी आगे, है ना, मतलब अभी आधे घंटे में ही सीखेंगे। तुमने पूछ लिया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जैसे हमको चार्ज का डिफरेंस देखना होता है, जैसे Fe+2 मान लो Fe-3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंस देखो चार्ज का कितना है, लेफ्ट साइड में है +2 और डिफरेंस लेना है हमको तो माइनस करना पड़ेगा, राइट साइड में चार्ज कितना है -3, है ना। तो +2 + 3 कितना हो जाएगा +5। इसका मतलब 5 यूनिट चार्ज का डिफरेंस है,
इसका मतलब हमको किसी भी एक साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। बाकी और किसी को कोई भी डाउट हो इस कहानी में तो पूछ सकता है, देख लो आराम से। ठीक है, तो अब मैं फाइनल स्टेटमेंट बोलता हूँ, जो कंक्लूजन है कहानी का। कंक्लूजन ये है कि हमको चार्ज का फ्लो देखना है कि चार्ज का फ्लो कैसा हो रहा है। तो चार्ज का फ्लो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 10 Fe+2 ने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े, है ना। तो जैसे ही इसने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े, ये 10 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। और इसने जो 10 Fe+2 ने जो 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, वो 10 इलेक्ट्रॉन पर मैंगनेट ने गेन कर लिए, है ना। तो जैसे ही इसने गेन किए, ये Mn+2 में चला गया, है ना। तो वही हुआ है, Fe+2 का जो चार्ज है वो बढ़ गया और Mn+7 का चार्ज कम हो गया। Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो गया और Fe+2 से +3 इसका चार्ज बढ़ गया। तो फ्लो समझ में आ गया ना सबको, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इन्होंने अपने पैसे दिए, है ना। तो जब इन्होंने अपने पैसे दिए तो इनका जो चार्ज है वो, मतलब इनका नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, है ना। और जो इन्होंने जो पैसे दिए थे वो पैसे किसने ले लिए, इसने, MnO4- ने। तो इसका जो चार्ज है वो कम हो गया है या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर, है ना। एक स्पीशीज ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज ने ले लिए। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उनका चेंज हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। स्टोरी सबको समझ में आ गई ना कि चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगेन, जहाँ पर हमने अपना ऑब्जर्वेशन बॉक्स चालू किया था, वहां पर हमने यही बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है डब्बे के, है ना। तो जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि जो अपना ऑब्जर्वेशन बॉक्स है उसमें क्या हुआ, इसने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर चले गए या वो ऐसे कैसे पड़े रह गए, ऐसा नहीं हुआ। इसने जब 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो 10 इलेक्ट्रॉन तुरंत MnO4- ने गेन कर लिए, है ना। तो जो हिसाब किताब है वो अंदर ही अंदर सेटल हो गया, इसलिए ये जो फाइनल रिएक्शन है इसमें हमको इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, है ना। अगर अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन कोई गेन नहीं करता, अगर ये लावारिस पड़े रहते, तो ये हमको कैसे दिखते, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ऐसे दिखते प्रोडक्ट के फॉर्म में 10 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्योंकि ये लावारिस छूट गया, इसको किसी ने गेन नहीं किया है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ, Fe+2 ने जो 10 इलेक्ट्रॉन छोड़े उसको तुरंत उसके पड़ोसी ने गेन कर लिए, तो सारा सेटलमेंट अंदर ही अंदर हो गया। तो रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है क्योंकि उसका इंटरनल सेटलमेंट हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो इंटरनल सेटलमेंट हो जाता है, तो बस अब हमको ये क्लियर हो गया कि भाई जितना टोटल चार्ज, एक मिनट ये रब हो गया है। हाँ, तो जितना टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में है उतना ही टोटल चार्ज राइट साइड में है, वो होगा ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकले ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर सेटल हो गए। अब ये चीज आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो या ये चीज ऐसे भी देख सकते हो। देखो ये कंपाउंड न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है टोटल, है ना। ये कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 चार्ज है, ये कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 चार्ज है। तो लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज कितना हो गया, 0, है ना। राइट साइड में भी जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं वो सब न्यूट्रल हैं, तो राइट साइड का भी टोटल चार्ज कितना हो गया है, 0। तो ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन एटम वाइज भी बैलेंस्ड है ना। सेम इस रिएक्शन के लिए छोटे लेवल पे जो हमने समझा था, ये रिएक्शन भी एटम वाइज बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड में एक आयरन एटम, राइट साइड में एक आयरन एटम। ये रिएक्शन चार्ज वाइज भी बैलेंस है ना। जितना टोटल चार्ज लेफ्ट साइड में है +2, उतना ही टोटल चार्ज राइट साइड में है ना। +3 -1 मतलब +2। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन इसने इस एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को किसी ने लिया नहीं, इसलिए हमको उसको प्रोडक्ट में दिखाना पड़ा।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इंटरनल सेटलमेंट हो गया है। क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान देना, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जहां से हम नोट करेंगे कि भैया बैलेंसिंग करते कैसे हैं, है ना। मेन हमको दिमाग उसमें लगाना होता है। ठीक है, तो अभी तुम लोग चाहो तो ये वाला लिख लो, ये वाला पेज, तो इसमें तुमको समझ में जाएगा कि इंटरनल फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ये वाला डायग्राम बना लेना, तो ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, है ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम के यहाँ पर आए और इन 10 इलेक्ट्रॉन को फिर MnO4- ने ले लिया। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन टाइप का था। अब अपन आते हैं अगले पेज पे। ये जो पिछले 3 पेजेस हैं ये रफ वर्क टाइप है, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। तो बैलेंसिंग के नीचे अब हम लिखना चालू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो, इसका क्या मतलब है कि वो एटम वाइज और चार्ज वाइज दोनों पहलुओं पे, दोनों एस्पेक्ट्स पे बैलेंस्ड होना चाहिए। तो a balanced reaction means it should be balanced both atom wise and charge wise। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट लिख लो। अब एटम वाइज बैलेंसिंग हमने ऑलरेडी सीखी हुई है ना। एटम वाइज बैलेंसिंग तो नॉर्मली देख के करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक एटम इधर लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, बस उसको बैलेंस कर दो। ठीक है, मेन दिमाग हमको किस में लगाना पड़ता है? चार्ज वाइज बैलेंसिंग में। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहला है एटम वाइज बैलेंसिंग, इसको बस आप इतना लिख लो, नॉर्मल बैलेंसिंग, है ना। ये तो नॉर्मल बैलेंसिंग है जो हमने सीखी है 10th क्लास में, वैसे ही बैलेंस करना है इसको। तो अगला है, सेकंड है जो मेन हमको सीखना है इस टॉपिक में, वो है चार्ज वाइज बैलेंसिंग, है ना। चार्ज वाइज बैलेंसिंग ये मेन टॉपिक है अब अपना, जिस पर हमारा फोकस रहेगा, चार्ज वाइज बैलेंसिंग, राइट। तो देखो, चार्ज बैलेंस करने के 2 तरीके हैं, है ना। एक तो है, पहले तो चार्ज वाइज बैलेंसिंग का मतलब क्या है वो हम लिख लेते हैं। चार्ज वाइज बैलेंस का मतलब होता है, इट मीन्स टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड शुड बी सेम। सही बात है, दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। ठीक है, चार्ज वाइज बैलेंसिंग का मतलब तो ये होता है। और फिर इसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स, है ना। चार्ज वाइज बैलेंसिंग के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। पहला मेथड हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड हो जाएगा आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ सेल मेथड, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ सेल मेथड, तो ये 2 मेथड्स होते हैं जिस पे हम 1 बाय 1 फोकस करेंगे। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम एक एक करके
एक एक मेथड पर फोकस करते हैं। दूसरा वाला फिर से बोल दीजिए। दूसरा वाला ये लिखा हुआ है सामने, आयन इलेक्ट्रॉन या हाफ सेल मेथड। तो ठीक है, अब हम पहला मेथड पकड़ते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें सभी लोग, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का मतलब क्या है कि इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना। सभी लोग एग्जांपल ध्यान से देखना एकदम। तो ये हमारा एग्जांपल है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। वही वाली रिएक्शन है जो हमने अभी बैलेंस लिखी थी, है ना। फीसो4 प्लस कमीनो4 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 3 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस K2SO4। ठीक है, तो देखो भैया सभी लोग एकदम ध्यान से देखना, है ना। तो इसको अपन स्टेप वाइज लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम, है ना। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एटम। ठीक है, तो सीधी सी बात है भैया, आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाना है तो उसके लिए पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर तो पता होना चाहिए। तो पहली स्टेप तो वही है कि आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, है ना। तो लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने इसका +2। अब मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये। +6 -2 +1 +7 -2 +1 +6 -2 +3 +6 -2 +2 +6 -2 +1 -2 +1 +6 -2, राइट। तो ये हमने पहली स्टेप हो गई, है ना। पहली स्टेप हो गई, सारे ऑक्सीडेशन नंबर सबने लिख दिए। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उनको आप हटा दो, है ना। उन स्पीशीज को एकदम हटा दो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी अपना एरिया ऑफ फोकस है नहीं, है ना। हमें उन्हीं एटम से मतलब है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो उन्हीं एटम्स के कारण होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उन एटम को या उन स्पीशीज को हटा देंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिमूव एटम्स और species not undergoing change in oxidation number, है ना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। ये पॉइंट लिखने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम अपना फोकस केवल उन पे करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो बस अब देख लो एक बार किस किस का चेंज हो रहा है, उसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन। तो ये इसको अपन सर्कल कर लेते हैं। एक तो आयरन का चेंज होता है और सल्फेट का तो होता नहीं है, पोटेशियम का भी नहीं होता, मैंगनीज का चेंज होता है, 2 एटम का चेंज होता है ना। तो 2 एटम का चेंज होता है। तो अब हम इसको देखो कैसे लिख रहे हैं। FeSO4 जो है वो स्प्लिट हो जाता है Fe+2 और SO4 माइनस में। देखो FeSO4 हमको पता है वो स्प्लिट हो जाता है Fe+2 में और SO4 माइनस में, है ना। तो बस सल्फेट अपने काम का है नहीं, बस आयरन लिख लो यहाँ पे। तो ये हमने लिख लिया Fe+2, ठीक है।
SO4 2 माइनस को हमने कर दिया इग्नोर। कम्यूनोफोर में देखो तो कम्यूनोफोर में कौन सा आइटम अपने काम का है, मैंगनीज। तो अब इसको देखो कम्यूनोफोर कैसे स्प्लिट होता है, ध्यान से देखना। ये हमने यहाँ पे साइड में रफ में लिख लिया है। कम्यूनोफोर ऐसे स्प्लिट होता है K प्लस और मनोफोर माइनस में, ठीक है। तो हमारा काम की चीज क्या है, मैंगनीज, तो वो मनोफोर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर मनोफोर माइनस को ले लो क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। और K प्लस को आप कर दो क्या, इग्नोर, है ना। ये हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं, बाद में हम इनको दोबारा वापस यूज में ले लेंगे जब अपना काम खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो ठीक है, अब अपन को दिख गया कि भैया लेफ्ट साइड में और कुछ तो अपने काम का बचा नहीं है। अब राइट साइड में आओ, तो राइट साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है और दूसरा मैंगनीज का हुआ है, तो इनको भी ले लो। तो Fe2SO43 कैसे स्प्लिट होता है, इसको भी हम इसको मैं यार अगले पेज पे लिख रहा हूँ, है ना, राइट साइड में। इसको रफ टाइप में लिख रहे हैं हम। Fe2SO43 जो है वो 2 Fe+3 आयंस में और 3 सल्फेट आयंस में स्प्लिट होता है ना। यहाँ पर हमको चार्ज ध्यान से लिखना है ना, +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है Fe2SO43 में, तो यहाँ पर हम Fe+3 वाला लेंगे। तो बस Fe2SO43 ऐसे स्प्लिट होता है। हमारे लिए काम का क्या है, बस आयरन है, तो हम सल्फेट को अगेन कर देंगे इग्नोर, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, Fe+3, है ना। ध्यान देना, हम थोड़ी देर के लिए ये नंबर्स इग्नोर कर रहे हैं। नंबर्स इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बैलेंसिंग ही कर रहे हैं, है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बैलेंस करना ही है, तो बैलेंस करने के बाद नंबर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सामने के जो नंबर्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, केवल हम स्पीशीज पे फोकस कर रहे हैं ना। अगला आइटम कौन सा है, MnSO4। तो इसमें MnSO4 कैसे स्प्लिट होता है, MnSO4 कैसे स्प्लिट होता है, ध्यान देना, Mn+2 और SO4 2 माइनस में। अगेन ये तो काम का है नहीं, ये काम का है, तो इसको कर दो इग्नोर। ये ले लिया यहाँ पे हमने Mn+2, ठीक है। तो बस Mn+2 हो गया। अब H2O में कोई अपने काम का नहीं है, K2SO4 में कोई अपने काम का नहीं है, तो बाकी बाकी जितने भी स्पीशीज हैं हमने सबको इग्नोर कर दिया। तो हमारी जो मेन इक्वेशन है या मेन स्पीशीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो ये 4 स्पीशीज है जो तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सर मतलब हाँ बोलो। सर वो MnO4 जो आपने लिखा है सर, उसको O4 को अपन नहीं करेंगे स्प्लिट? O4 को अपन स्प्लिट नहीं करेंगे यार, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये अगेन वही बात है कि जो KMnO4 है ना, वो एक सॉरी, इस पे तो कोई चार्ज नहीं होता। KMnO4 एक आयोनिक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना। ये ऐसे स्प्लिट होता है K प्लस और MnO4 माइनस में, ठीक है। तो जो मैंगनीज है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर आता है ना। ये MnO4 माइनस आयन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको अलग नहीं कर सकते मैंगनीज को, क्योंकि जुड़े हुए हैं ये सब एक साथ, है ना। KMnO4 जो है वो एक्चुअली एक आयोनिक कंपाउंड है। वो कैसे होता है, K प्लस का कैटायन और MnO4 माइनस का जो एनायन है, मतलब ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से समझ में जाएगा। इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये ऐसे चिपक के रहते हैं दोनों एक दूसरे से। जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने पढ़ा था ना 10th में, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये Na+ का आयन और ये Cl- का आयन, है ना। ये दोनों एक दूसरे से चिपक के रहते हैं क्योंकि इनका चार्ज अपोजिट रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही KMnO4 जो यस है सर। वो इस पार्ट से आयोनिक है ना, इस पार्ट से आयोनिक नहीं है। अगर इस पार्ट से आयोनिक होता तो हम Mn को O से अलग करके लिख देते। समझ में आ गया पाकी। यस सर। तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए हम उसको अलग नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि जो MnSO4 है वो स्प्लिट हो जाता है, Mn+2 अलग और SO4 2 माइनस अलग, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यस था। सर।
है ना, बाकी लोगों को भी ये डाउट हो सकता था, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब हम वापस मुद्दे पर आते हैं। ये 2 स्टेप हो गई हमारी। अब तीसरी स्टेप पे आते हैं। तो तीसरी स्टेप मैं यहाँ अगले पेज पे लिख रहा हूँ। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3, नाउ आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट, है ना। रिएक्शन में जितने हिस्से में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो, और जितने पार्ट में रिडक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लो। देखो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूँ वहाँ पे स्टेप 3 में, क्योंकि इसी पे हमको कैलकुलेशन करना है। तो हमारी जो रिएक्शन आई थी स्टेप 2 में वो है Fe+2 MnO4 माइनस गिव्स Fe+3 और Mn+2, है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट दोनों आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ऑक्सीडेशन पार्ट आइडेंटिफाई करो। तो Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन, है ना। मैंगनीज यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन नंबर में, और यहाँ पर जा रहा है +2 में, ठीक है। तो मैंगनीज का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो हो गया ये स्टेप, हमने ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया है ना। अब देखो अगला स्टेप क्या है कि अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। एक सेकेंड है, एक सेकेंड बस होल्ड करना। हाँ ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। सेकेंड स्टेप 4 लिखो। स्टेप 4 है, स्टेप 4 है स्प्लिट द आयनिक रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स, है ना। स्प्लिट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस सेपरेटली। ठीक है, स्प्लिट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और जो रिडक्शन रिएक्शन है, इनको अलग अलग करके लिख दो। तो देखो अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं। तो ये हमने एक कॉलम बनाया है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे रिडक्शन वाली रिएक्शन। ध्यान देना सभी लोग, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग अलग लिखो। ऑक्सीडेशन कितने पार्ट में हो रहा है, Fe+2 से Fe+3, Fe+2 से Fe+3। रिडक्शन कितने पार्ट में हो रहा है, MnO4 माइनस से Mn+2, MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है। तो ये हमने स्प्लिट करके लिख दिया, ये स्टेप सही हो गई, ठीक है। अब हम अगली स्टेप लिखते हैं, बैलेंस द एटम्स। स्टेप हो जाएगी ये 5, है ना, ध्यान से देखना सभी लोग। स्टेप 5 हो जाएगी हमारी बैलेंस बोथ रिएक्शंस एटम वाइज, है ना। जो आपके दोनों ही रिएक्शंस हैं उनको एटम वाइज बैलेंस कर दो, ठीक है। तो एटम वाइज बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो ये जो हमारी दो रिएक्शंस हैं, इनको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में Fe+2 से Fe+3, और रिडक्शन में MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है। अब देखो हमने स्टेप क्या लिखी है, दोनों रिएक्शन को आप एटम वाइज बैलेंस कर दो। एटम वाइज बैलेंस करना है, चार्ज वाइज नहीं, ध्यान देना, ठीक है। तो एटम वाइज बैलेंस करो। तो यहाँ पर एक
एक आयरन एटम लेफ्ट साइड में, एक आयरन एटम राइट साइड में, ये रिएक्शन एटम वाइज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंगनीज यहाँ पे लेफ्ट साइड में और मैंगनीज यहाँ पे राइट साइड में, एक मैंगनीज लेफ्ट साइड में, एक मैंगनीज राइट साइड में। इसको, इसके आगे हमको एक लाइन और लिखनी है कि आप रिएक्शन को एटम वाइज बैलेंस कर दो, है ना। डू नॉट बैलेंस ऑक्सीजन, डू नॉट बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, है ना। अभी इस स्टेप में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के अलावा वाले एटम्स बैलेंस करना है ना। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे मैंगनीज है, एक मैंगनीज, तो ये रिएक्शन भी अभी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये रिएक्शन भी अभी एटम वाइज क्या है, बैलेंस्ड है ना। ये रिएक्शन भी एटम वाइज बैलेंस्ड है। अभी हम स्टेप 6 पे आते हैं। इसकी काफी सारी स्टेप्स हैं, है ना। इसको हम जब एंड में समराइज करेंगे तो तुमको याद रह जाएगा कि इसको याद कैसे रखना है। अभी बस एक एक स्टेप देखते जाओ ध्यान से। स्टेप 6, तो स्टेप 6 ये कहता है कि अब आप ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर दो, है ना। बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम हमने पिछले स्टेप में बैलेंस नहीं किए थे, तो अब उनको अगली स्टेप्स में हम बैलेंस कर रहे हैं, तो ध्यान देना। ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस करने के लिए फिर से ये रिएक्शन दोबारा लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, रिडक्शन वाला पार्ट, Fe+2 से Fe+3 और MnO4 माइनस से Mn+2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम देखो है ही नहीं, तो इसमें दिमाग मत लगाओ, ये तो सही है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एटम है, लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम, तो राइट साइड में भी कितने रखने पड़ेंगे हमको, 4 ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम्स हम कैसे बैलेंस करते हैं, आगे लिख लो, विद द हेल्प ऑफ H2O, है ना, विद H2O, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स लगा के हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। तो देखो भैया, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो अगर आपको 4 ऑक्सीजन एटम लगाना है राइट साइड में, तो उसके लिए आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स विद वाटर। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अगला स्टेप होता है बैलेंस, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, स्टेप 7, ठीक है। सर वो पिछले वाले स्टेप में, हाँ, सर वो जैसे आपने पहले लिखवाया था कि ONH एटम्स, मतलब स्टेप 5 में कि स्टेप 6 में? सर जैसे इसमें तो बाद में O एटम्स लिखा है और पहले तो H एटम्स भी लिखा था ना, ONH एटम्स। तो जैसे स्टेप 5 में बोल रहे हो ना? यस सर, जैसे उसमें लिखा है ONH एटम्स को हम बैलेंस हाँ करना है, लेकिन स्टेप 6 में सिर्फ O एटम्स है। हाँ, अब अपन जैसे हाइड्रोजन, स्टेप 7 में हम अपन हाइड्रोजन एटम बैलेंस करेंगे, है ना। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप वही लिखो, स्टेप 7 बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स विथ H+, है ना। H+ आयंस लगा के हमको हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना होता है। अगेन दोनों रिएक्शन को लिख देते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, रिडक्शन वाला पार्ट अलग। ये हो गया Fe+2 से Fe+3, ध्यान देना सभी लोग। और ये हो गया MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O, है ना। इतना तो हमने पिछले स्टेप में लिख लिया था। अब हमको हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करना है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं, तो ये तो सही है ना। इसमें देखो, इसमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, राइट साइड में 8 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, तो इसका मतलब हमको लेफ्ट साइड में भी
8 हाइड्रोजन एटम्स लाने पड़ेंगे, और वो किससे बैलेंस करना है हमको? हाइड्रोजन एटम्स H+ से। तो ये हमने 8H+ यहाँ पर ऐड कर दिया, है ना। तो 8H+ हमने रिएक्टेंट साइड में ऐड कर दिया है। तो अब 8 हाइड्रोजन एटम लेफ्ट साइड में, 8 हाइड्रोजन एटम राइट साइड में। ठीक है, स्टेप 7 ओवर। अब इसमें लास्ट स्टेप बचता है चार्ज ऐड करना, है ना। तो स्टेप 7 है चार्ज वाइज बैलेंसिंग। स्टेप 8 है, स्टेप 8 बैलेंस चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब हमको चार्ज बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेप सभी लोग ध्यान से देखना है, इसमें गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से। तो वही पहले पूरी रिएक्शन लिख देते हैं। तो Fe+2 से Fe+3, ये तो ऑक्सीडेशन का हिसाब था। रिडक्शन में हमने 8H+ प्लस मनोफोर माइनस गिव्स Mn+2 प्लस 4H2O। यहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंच गई थी। अब इसके आगे हमको चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। तो ध्यान देना, चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं सभी लोग ध्यान दें। लेफ्ट साइड में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है टोटल, राइट साइड में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। अब हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन उस तरफ ऐड करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। ठीक है, सीधी सी बात यह है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। तो जब हमको चार्ज बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन को उस साइड में ऐड करेंगे हमेशा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में है, और कितने यूनिट ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है ना। तो यहाँ पर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसका चार्ज आ गया -1। ये देखो चार्ज बराबर हो गया लेफ्ट साइड में। अब ऐसे ही राइट साइड में जाओ, राइट साइड में ध्यान देना 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सॉरी लेफ्ट मतलब इस रिएक्शन के लेफ्ट साइड में ध्यान देना 8 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, है ना। 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? लेफ्ट साइड में 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। राइट साइड में देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वाटर पे चार्ज क्या है? 0। तो इसका तो चार्ज कितना आएगा? 0। तो टोटल कितना हो गया? टोटल चार्ज हो गया 2+ राइट साइड में। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है हम उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है राइट साइड से? 5 यूनिट ज्यादा है ना। तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये 5 वैल्यू कैसे कैसे है, ये सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। शाबाश। तो अब देखो अगला स्टेप जो है, अगला स्टेप ये होता है कि आप दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम कर दो, दोनों रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी और रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी। ठीक है, तो स्टेप 9 में लिख रहा हूं, स्टेप 9 मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑन बोथ साइड्स, मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट, है ना। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों रिएक्शंस लिखी हैं उसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर दो। वो कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ रिक्वायर्ड नंबर, बाय मल्टीप्लाइंग विथ रिक्वायर्ड नंबर, है ना। अब इसका क्या मतलब है? देखो आज हो सकता है अपनी क्लास 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाए, है ना, अपन ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ सकते। तो सभी लोग अपना फोकस बना के रखना अगले 10 मिनट और।
तो मेक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ऑन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। तो पहले लिख लेते हैं, फिर से पूरा लिख लेते हैं रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट और रिडक्शन वाला पार्ट। कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंच गई थी? Fe+2 gives Fe+3 plus electron, Fe+2 gives Fe+3 plus electron, है ना। और ये वाला 8H plus MnO4 minus plus 5 electrons, 8H plus MnO4 minus plus 5 electrons, इससे क्या प्रोडक्ट बन रहा था? Mn+2 plus 4H2O, है ना। तो Mn+2 plus 4H2O, ठीक है। अब हम ये स्टेप इस पे एग्जीक्यूट करते हैं, सभी लोग ध्यान दें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको सेम करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में, रिडक्शन पार्ट में। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ रिक्वायर्ड नंबर। तो अब देखो, फोकस करो, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कौन सा नंबर छोटा है? ये वाला नंबर छोटा है ना। तो इसमें अगर अपन 5 मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे दोनों साइड। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड सेम हो जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ रिक्वायर्ड नंबर, है ना। तो इस रिएक्शन में अब हम करेंगे 5 से गुणा, है ना। गुणा बोले तो मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, अब ये रिएक्शन मॉडिफाई हो चुकी है। मॉडिफाइड रिएक्शन अब मैं नीचे लिख देता हूँ। 5 पूरे सारे स्पीशीज 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये देखो, हो गए इलेक्ट्रॉन सेम दोनों साइड। हमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, है ना, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। ठीक है, हो गया इतना काम। अब इसमें लास्ट स्टेप बचती है, मतलब लास्ट तो नहीं, सेकेंड लास्ट स्टेप बचती है। दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, है ना। तो स्टेप 10 हो जाएगी। स्टेप 10, ऐड बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट। ठीक है, दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखना सभी लोग, दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों रिएक्शन पहले लिख लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन पार्ट की और रिडक्शन पार्ट की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन पार्ट में हमारी रिएक्शन आ गई थी 5 Fe+2 gives 5 Fe+3 plus 5 electron, right? और in reduction part we had 8H plus MnO4 minus plus 5 electron, 8H plus MnO4 minus plus 5 electron gives Mn+2 plus 4H2O, Mn+2 plus 4H2O। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे हैं अपन दो केमिकल रिएक्शंस को? जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन को जोड़ते हैं, है ना, कि कहीं पे अगर ये इक्वेशन लिखी है x = y+3 और कहीं पे ये लिखा है 2x = 4y+5, तो हम जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगी? 3x मतलब लेफ्ट साइड वाला पार्ट एक साथ जोड़ देते हैं और राइट साइड वाला 5y+8, है ना। हाँ सर, वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एक ही हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेकेंड, तो वही मैथमेटिकली हमको इनको जोड़ना है। तो देखो, अब मैथमेटिकली जब इनको जोड़ेंगे तो मैं यहाँ पर एडेड रिएक्शन जो है वो नीचे लिख देता हूँ। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन आएगी, अब पहले मैं रिएक्टेंट साइड को लिख देता हूँ एक साथ, है ना। तो 5 Fe+2 ये वाला रिएक्टेंट, फिर इसके रिएक्टेंट्स लिख दो, प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। सारे रिएक्टेंट्स हमने ऐड कर दिए दोनों रिएक्शन के। अब एक एक करके प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर दो। 5 Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस Mn+2 प्लस
4H2O, है ना। तो ये हमने पूरी रिएक्शन ऐड कर दी है, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या होती है? अगली स्टेप होती है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दें, है ना। तो देखो अगली स्टेप हो जाएगी कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसको स्टेप 11 लिख लो। स्टेप 11 कैंसिल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करोगे तो देखो अब मैं इसको यहीं पे शो कर देता हूं, है ना। मैं दोबारा ये पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा, फिर से मेहनत हो जाएगी। तो ये जो पिछली रिएक्शन में जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो इस रिएक्शन का है ना। यहाँ पर मैं ये रेड पेन से कैंसिल कर दे रहा हूँ। 5 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम सेम वैल्यू है दोनों साइड, है ना। ये एकदम मैथ्स की तरह होता है कि जहाँ पे जैसे 2x + 3 = 4y + 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 और 3 हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। उसी तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो मॉडिफाइड इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तुम लोग मॉडिफाइड इक्वेशन लिख लेना। ये हो जाएगी हमारी मॉडिफाइड इक्वेशन, ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमको एंड में क्या करना होता है कि देखो जिनको हमने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था, है ना, जिन जिन स्पीशीज को हमने इग्नोर कर दिया था, है ना, वो इक्वेशन का पार्ट तो है, तो उनको अब वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उनको ऐड करना चालू करते हैं एक एक करके। तो देखो जो लास्ट स्टेप है ऐड, ये कौन सी हो जाएगी? स्टेप 12 है शायद। ऐड ऑल द स्पीशीज विच वर इग्नोर्ड अर्लियर, है ना। वो सारे स्पीशीज को फाइनली ऐड कर दो जिनको हमने स्टार्टिंग में इग्नोर कर दिया था, विच वर इग्नोर्ड एट द स्टार्टिंग, राइट। तो ठीक है, इसको पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। 5Fe+2 + 8H+ + MnO4 माइनस। अब देखना ये स्टेप थोड़ी टफ होती है तो इसको ध्यान से देखना। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। 5Fe+2 + 8 MnO4 माइनस प्लस H प्लस 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O। 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O, है ना। हमको 5 मिनट और लगेगा, तो सभी लोग अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखना। सर यहाँ पे 8H+ होगा ना? एक सेकंड, गलत कॉपी किया है क्या? हाँ, अच्छा किया तुमने बता दिया, शुक्रिया। ये इसको अपन 8 लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें हमको वो स्पीशीज ऐड करने हैं जो जो हमने इग्नोर कर दिए थे। तो इग्नोर किए कौन से थे पहले वो पता होने चाहिए, तभी उनके ऐड करने की बात करेंगे। तो एक बार उनको अपन देख लेते हैं। एक तो था सल्फेट, सल्फेट था, है ना। इसको देखो अब अपन शेड कर लेते हैं पिंक कलर से। सल्फेट था, पोटेशियम था, H+ था, हाइड्रोजन, 3 एटम थे, है ना। पोटेशियम, सल्फेट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि H+ उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो देखो मेन है सल्फेट और पोटेशियम जिनको हमने इग्नोर किया था। तो अब इन पे फोकस हम लाते हैं। तो जो हमारे इग्नोर्ड एटम्स थे वो थे सल्फेट और पोटेशियम K+, है ना। तो इनको हमने ऐसे लिख दिया साइड में। और दूसरी चीज, इनको जब हम लिखेंगे तो इनके चार्ज के साथ लिखेंगे, है ना। और हमको ये भी याद होना चाहिए कि कंबाइंड किससे थे। जैसे सल्फेट जो है वो आयरन से कंबाइंड था और पोटेशियम किससे कंबाइंड था? मैंगनीज से, है ना। यहाँ पर भी मैंगनीज से कंबाइंड था, यहाँ पर भी नहीं, मतलब यहीं पर वो मैंगनीज से कंबाइंड था, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखते हैं, उससे तुम्हें समझ में जाएगा।
देखो अब हमको इस तरह से ये ऐड करना है ताकि जो सल्फेट है वो बैलेंस्ड है। तो आप सल्फेट देखो ऐड करना चालू करो। तो इसके लिए जो ओरिजिनल रिएक्शन है जो हमको गिवन थी वो हम लिख लेते हैं। जो ओरिजिनल रिएक्शन जो हमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दी हुई थी अनबैलेंस्ड रिएक्शन, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसको लिख लो, है ना। उसकी हेल्प हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो जो रिएक्शन मुझे दी हुई थी वो ये थी FeSO4 प्लस Camino4 प्लस H2SO4। सभी लोग ध्यान से देखना, थोड़ी टफ स्टेप है ये। गिव्स Fe2SO4 3 प्लस Manso4 प्लस H2O प्लस K2SO4, है ना। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन है ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दी हुई थी, ओरिजिनल अनबैलेंस्ड रिएक्शन, है ना। इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसकी हेल्प हम लेते हैं। तो देखो भैया, हमको हमको ये जो इग्नोर्ड एटम है वो वापस इसमें चिपकाने हैं जहां जहां पर चिपक सकते हैं। तो उसके लिए अब हमको ये समझ में आ गया कि पहला इग्नोर्ड एटम क्या है, सल्फेट। सल्फेट देखो Fe+2 से जुड़ा हुआ था, तो जोड़ दो यहाँ पे 5Fe+2 है, यहाँ पे इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो यहाँ पे 5 सल्फेट। ध्यान से देखना, ये लोग सभी लोग एकदम ध्यान से देखें इस स्टेप को। 5 सल्फेट अपन ने यहाँ पे जोड़ दिए, है ना, इससे देख के। अगले पे आए MnO4- पे, है ना। ये जुड़ा था पोटेशियम से, पोटेशियम इग्नोर किया था अपन ने, पोटेशियम यहाँ पे जोड़ दो। तो एक MnO4- के लिए एक पोटेशियम काफी है, ये जोड़ दिया, ठीक है। अभी हम H+ को और ऑक्सीजन को इग्नोर करके रख रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो देखो और Fe+3 पे आओ। तो Fe+3 किससे जुड़ा हुआ था? सल्फेट से। तो अब फिर से यहाँ पे हमको यहाँ पे सल्फेट जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब इसमें सल्फेट कैसे जोड़ें? तो देखो ये 5 सल्फेट है, सॉरी 5 फेरिक है। तो इसके लिए अब देखो 2 फेरिक पे आपको कितने सल्फेट चाहिए होते हैं? 3, 3। है ना। 2 के लिए 3 चाहिए हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे यूनिटरी मेथड आ रही है। 2 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए चाहिए 3/2। तो 5 के लिए कितने चाहिए? 5 × 3/2 मतलब कितना? 7.5, 7.5, है ना। तो यहाँ पर अब हम 7.5 सल्फेट जोड़ देंगे। 7.5 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको हम थोड़ी देर में एडजस्ट करेंगे, है ना। तो इसको लेके अभी इमोशनल मत होना कि ये सर 7.5 कैसे लिख दिया आपने। अभी अपन इसको ठिकाने लगा देंगे थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं, MnSO4। तो यहाँ पर हमने देखा जो मैंगनीज है वो सल्फेट से जुड़ा हुआ है ना। सल्फेट अपना अनयूज्ड है, यहाँ पे जोड़ दो। एक मैंगनीज के लिए एक सल्फेट काफी है, ठीक है। वाटर यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर आ गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर K2SO4, K2SO4 नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। K2SO4 गायब हो गया, तो K2SO4 हमको लिखना पड़ेगा। तो K2SO4 हम जोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो अपने पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने K+ और SO4 2- एक साथ ले लिए, है ना। इनको मिला के हम क्या बनाएंगे? K2SO4, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हमने H+ था इसको हमने ठिकाने नहीं लगाया था, इसको भी ठिकाने लगाते हैं, है ना। H+ से क्या बना था? H2SO4। तो H+ किससे कंबाइन होगा? सल्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो दो H+ एक सल्फेट से कंबाइन होते हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 सल्फेट। तो 8 H+ के लिए कितने सल्फेट रिक्वायर्ड होंगे? 4। सही बात है ना। तो ये रिएक्शन देख के हमने यहाँ पे इतने सल्फेट जोड़ दिए। अब देखो, अब ध्यान से देखना, तो जितने भी इग्नोर्ड स्पीशीज हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में इग्नोर किया था, कौन कौन से थे?
सल्फेट और पोटेशियम। भैया अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें सभी लोग, है ना। जितने भी इग्नोर्ड स्पीशीज थे पोटेशियम और सल्फेट, सब लोग ध्यान से देखें, उन सबको हमने ये देखो यहाँ पे लाइन से ऐड कर दिया है ना। और कैसे ऐड किया है, क्योंकि ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो कि किसको किससे जोड़ना है, इसलिए हमने ओरिजिनल रिएक्शन नीचे लिख ली, तो उसको देख देख के हम जोड़ते गए हैं। क्या इस स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं है कि ये वैल्यूज हमने कैसे लिखी नीचे? हाँ सर। बस अब इसमें लास्ट स्टेप बच रही है कि ये जो स्टेप है इससे आप फाइनल रिएक्शन लिख दो, है ना। तो एक सेकेंड, बस 5 मिनट और सब लोग अपना कंसंट्रेशन लेवल बना के रखना है। खत्म ही हो गया अपना जो खेल था। लास्ट स्टेप है स्टेप 13। क्या है? राइट द फाइनल रिएक्शन, राइट फाइनल रिएक्शन, फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। फाइनल बैलेंस रिएक्शन अब कैसे लिखोगे? इन सबको अब जोड़ते जाओ। 5 Fe+2 जब 5 SO4 2- से कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे भैया? 5 FeSO4, है ना। ये बनाएंगे 5 FeSO4, सही है। इन दोनों को जोड़ के ये 5 FeSO4 बन गए। एक पोटेशियम एक परमैंगनेट से कंबाइन होके एक कम्बिनो 4 बनाएगा। 8 H+, 4 सल्फेट से कंबाइन होके 4 H2SO4 बनाएंगे, है ना। देख लो इसमें 8 H+ आ रहा है और 4 सल्फेट आ रहे हैं ना, 8 H+ और 4 सल्फेट, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में ध्यान दो, यहां पर ध्यान देना, थोड़ा ये टफ है ना। सभी लोग इसमें ध्यान देना कि अब इसको कैसे लिखेंगे अपन। इसको हमको कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्या बनाना है? Fe2SO4 3, ठीक है। तो Fe2SO4 3 इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो आप ये लिख दो, Fe2SO4 3 एज इट इज लिख दो, है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, हम बस कोएफिशिएंट्स चेंज कर रहे हैं, तो जो स्पीशीज है वो तो फाइनल रिएक्शन में एज इट इज आने वाले हैं। तो ये देखो, ये हमने लिख दिया Fe2SO4 3। अब कोएफिशिएंट देखो, हमने लिए हैं 5 Fe+3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो पहले ही आ गए, तो 5 Fe+ बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको करना पड़ेगा 5/2 का मल्टीप्लाई। तो 5/2 इंटू 2 विल बिकम व्हाट? 5 Fe+3, सही बात है। तो ये 5 Fe+3 अपना काउंट हो गया। अभी सल्फेट की काउंटिंग देख लो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। देखो सल्फेट कितने हैं? 3 इंटू 5/2, है ना। तो 3 इंटू 5/2 मतलब वही 5 इंटू 3/2 7.5। 7.5, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट हो जाता है ना। सल्फेट भी अपना बैलेंस हो गया। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ऐसे 5/2 फेरिक सल्फेट के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। बस आगे की कहानी तो आसान है। ये इनको कंबाइन करके एक MnSO4, इसको मैं उसी पिंक कलर से लिख देता हूँ, एक MnSO4, 4 H2O, ठीक है। और K2SO4 कितने जाएंगे अपने? K2SO4 के लिए अब हमको देखो, यहाँ पर अब हमको इनका नंबर नहीं पता था, है ना। तो ये नंबर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पोटेशियम देखो, लेफ्ट साइड में कितना पोटेशियम है? हाफ, एक, है ना। लेफ्ट साइड में रिएक्शन की जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। आप लेफ्ट साइड में पोटेशियम देख लो, लेफ्ट साइड में एक पोटेशियम आ रहा है, तो मतलब राइट साइड में भी एक पोटेशियम आना चाहिए, है ना। अभी तक एक भी पोटेशियम नहीं आया, मतलब ये वाला जो स्टेप था ये हमको यहीं पे लिख लेना था। जो हमने यहाँ पे ही लिखा था ना, इसकी काउंटिंग हमको यहीं पे फिक्स कर देनी थी कि क्योंकि लेफ्ट साइड में एक पोटेशियम आ रहा है तो राइट साइड में भी एक पोटेशियम आएगा, है ना। और अपन को K2SO4 बनाना है, तो एक पोटेशियम के लिए कितना सल्फेट रिक्वायर्ड होता है? 2 पोटेशियम के लिए एक सल्फेट रिक्वायर्ड है, तो एक पोटेशियम के लिए आधा सल्फेट 1। रिक्वायर्ड होगा, हाफ। तो हाफ के जैसे यहाँ पे 7.5 था ना, वैसे यहाँ पे आधा हो जाएगा, अच्छा। मतलब वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे देख के लिख दिया था। अब देखो
हमको क्या लिखना होता है, हमको तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन से कॉपी करना होता है, तो यहाँ पर ये हमने कॉपी कर दिया K2SO4। अब K2SO4 देखो, हमें तो एक ही पोटेशियम चाहिए था, है ना। अगेन ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ता है, हमें तो एक ही पोटेशियम चाहिए था, है ना। और यहाँ पर हमारे पास कितने पोटेशियम आ गए हैं, 2। तो इसमें क्या कोएफिशिएंट लगाएंगे, अब यहाँ पर एक पोटेशियम बनाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे कोएफिशिएंट लगाएंगे क्या, 1/2। 1/2। यहाँ पर मेरे पास जगह खत्म हो गई हुई है लिखने के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, तुम लोग सही से लिख लेना, 1/2। तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1/2। तो ये अब हमारे पास फाइनली एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आपकी आंखों में ये डिनोमिनेटर में 2 खटक रहा हो तो पूरी रिएक्शन को एंड में चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, जो अपडेटेड कोएफिशिएंट्स है वो मैं बता देता हूँ फाइनली, है ना। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, और ये जो इसका जो हाफ है ये हो जाएगा चेंज होके 1। ठीक है, ये अब हमारी हो गई कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड बोथ एटम वाइज एज वेल एज चार्ज वाइज। तो ये जो हमने बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी सबसे पहले, है ना, ये जो हमने 10, 2, 8 जो कोएफिशिएंट्स लिख दिए थे वो इतनी मगजमारी करने के बाद आते हैं, है ना, इतनी मेहनत करने के बाद ये कोएफिशिएंट्स हमें मिलते हैं। तो प्रोसेस सबको समझ में आ गई, है ना। तो थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, तो बस मेरे को 5 मिनट का टाइम और दो, है ना। एक बार मैं समराइज कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सेट करना जरूरी है, अभी सेट नहीं हुआ बहुत अच्छे से। देखो कुछ नहीं करना होता हमको, सारा खेल ऑक्सीडेशन नंबर का है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, फिर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको ले आओ फोकस में, है ना। हर स्टेप बहुत लॉजिकल है। ऐसा अपन क्यों करते हैं, ऐसा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि फिर इतने सारे एटम्स में दिमाग लगाने में दिक्कत होगी, तो हम केवल टेम्पररीली उसी एटम्स पे फोकस करते हैं जिनमें मेन एक्शन हो रहा है, तो बाकियों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर किया, फिर वही हमने देख लिया कि भैया कौन कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको अलग कर दो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको अलग कर दो। अब इन दोनों को इंडिविजुअली बैलेंस करो। तो इंडिविजुअली बैलेंस कैसे करते हैं, 2 स्टेप होती है उसकी, पहले एटम वाइज फिर सेकेंड चार्ज वाइज। एटम वाइज बैलेंस करो, एटम वाइज बैलेंस में भी पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस किए जाते हैं, है ना। तो ये देखो यहाँ पर हमने नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस किए थे, फिर ऑक्सीजन एटम बैलेंस किया था, फिर हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस किया था। ऑक्सीजन एटम मैंडेटरीली H2O से बैलेंस होता है, ये बात हमें रट के रखना है। हाइड्रोजन एटम विदाउट अ डाउट H+ से ही बैलेंस करना है हमेशा। ठीक है, तो अब सारे एटम्स अपने पास बैलेंस हो गए, नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स भी, फिर ऑक्सीजन एटम्स भी, फिर हाइड्रोजन एटम्स भी, इस स्टेप तक। अब लास्ट स्टेप इसमें बचता है चार्ज बैलेंस करना। चार्ज हम करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमने चार्ज बैलेंस कर दिया, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि भैया सीधी सी बात ये है कि जो हमको ये बात पता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं दोनों साइड, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं इसका मतलब हमको इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, बराबर करने के लिए हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हमने रिएक्शन मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने उड़ा दिया। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को उड़ा दिया तो बस हमें एक कंबाइंड रिएक्शन मिल जाएगी इस स्टेप के बाद। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उड़ेंगे क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में आएंगे, है ना, और रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे जब डिफरेंस देखा था उसमें ये पॉइंट लिखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वो रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही ऑपोजिट साइड में आएंगे, जब आप दोनों को बराबर करोगे तो वो कैंसिल होने की स्थिति में हो जाएंगे, उनको कैंसिल कर देंगे। तो अब ये हमारी पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है। इसमें हमको बस जो हमने
स्पीशीज लावारिस छोड़ दिए थे उनको दोबारा जोड़ना है। तो अब उनको जोड़ना कैसे है? तो पहले वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लो, नीचे लिखने से ये समझ में जाएगा कि किसको किससे जोड़ना है। बस बाकी तो फिर पूरा हिसाब किताब है, अब हिसाब किताब लगाते जाओ। 5 आयरन के लिए 5 सल्फेट रिक्वायर्ड है, तो ये ऐसे हम नंबर्स जोड़ते गए, सबका हमने हिसाब ऐसे नीचे लिख लिया। ठीक है, बस अब क्या बचता है, इसका कोएफिशिएंट लगाना है सामने, तो बस देखते जाओ। ये 5 इसमें 5 आ रहा है तो 5 यहाँ सामने आ जाएगा, इसमें 1 आ रहा है 1 सामने आ जाएगा। तो ये ऐसे कोएफिशिएंट्स आ गए। अब किसी को अगर डिनोमिनेटर पसंद ना आ रहा हो तो वो डिनोमिनेटर से पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। जो अपन ने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तब भी ये रिएक्शन बैलेंस थी, है ना। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर व्यू, अगर कोई चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इतनी स्टेप्स होती हैं इसको बैलेंस करने की, है ना। तो अगली क्लास में, अच्छा इसमें एक मुझसे गलती हो गई थी, उसको सही कर लेना। ये जो मेथड है ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं है, इसकी हेडिंग चेंज कर लेना। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ना, सेकंड मेथड है ये जो हमने पढ़ी है सेकंड मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ सेल मेथड। तो ये इसकी हेडिंग चेंज कर लेना, हेडिंग काट देना सब लोग। हेडिंग है आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ सेल मेथड। ठीक है, इसको ये ऐसे मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया था, है ना। तो इसलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोला जाता है। या फिर हाफ सेल मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसे हमने 2 अलग अलग हाफ्स में रिएक्शन को स्प्लिट किया था। ठीक है, तो अगली क्लास में सभी लोग ध्यान से सुन ले, अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा ये सजेशन है तुम लोगों को कि अगली क्लास से पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो एग्जांपल है, इसको चाहो तो एक बार पहले देख के पूरा कर लेना, फिर क्लास के पहले एक बार बिना देखे करना, है ना, बिना देखे करना, ताकि तुम्हें रूल्स सेट हो जाए। तो फिर जब अपन क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर कुछ नोट नहीं किया हो तो वीडियो देख के नोट कर लेना, अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम यार।